अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एवोल्यूशन की सीरीज़ की आज हम आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है और मैं आपको लेकर चलता हूं जर्मनी में, जहां पर हमें बहुत से फॉसिल्स मिले और ये फॉसिल्स थे होमो सेपियंस के। साइंसदानों ने जब इनको करीब से देखा तो उन्हें नज़र आया कि इनकी खोपड़ियों पर, स्कल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख्मों के निशान थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कई सुराख नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके माबैन कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसकी वजह से इनकी हलाकत हुई। आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रुप और कम्युनिटीज़ में बढ़ते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ अब इनके दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी थी। इससे पहले होमो सेपियंस के दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ नज़र नहीं आईं। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट भी एवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनको रिसेंटली 50,000 साल पुराने निएंडरटॉल के फॉसिल्स मिले हैं और उनसे उन्होंने डीएनए अख़ज़ किया है, डीएनए लिया है और उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये प्री हिस्टोरिक टाइम है और प्री हिस्टोरिक का मतलब ये है कि 1200 BC यानी बिफोर क्राइस्ट 2000 गुजर चुके हैं, तो आज से 3200 साल पीछे और 2.5 लाख साल पहले, यानी ये एक विंडो है, एक तरफ 2.5 लाख साल है और एक 3200 साल, इसके बीच में जो भी काम हुआ उसको प्री हिस्टोरिक इरा कहते हैं। तो ये प्री हिस्टोरिक इरा के हमारे पास फॉसिल्स मिले हैं, जिनको जब देखा गया, एनालाइज किया गया तो पता चला, इनके डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो पता चला कि आज के मॉडर्न डे इंसानों के 2% डीएनए इनके साथ मैच करता है। और ये काम करने वाले बहुत ही मशहूर साइंसदान हैं जिनका नाम है स्वंते पाबू, जो कि डायरेक्टर हैं मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के। उन्होंने ये डीएनए रिकंस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद कंपैरिजन किया और हमें पता चला कि होमो सेपियन और निएंडरटॉल जब करीब आए, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो वो डीएनए बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया और आज वो 2% डीएनए हमारी बॉडी का हिस्सा है, साइंस का ये कहना है। और इस डीएनए की वजह से हम बहुत सी एलर्जी से बचते हैं और बहुत सी मुहलिक बीमारियों से भी हम मुकाबला करते हैं। लेकिन अब वो टाइम आता जा रहा है जहाँ पर हमें ये लगता है कि होमो सेपियंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो समंदरों को और दरियाओं को अबूर कर सकते थे। होमो सेपियंस अफ्रीका से निकले और एशिया में फैलते गए और फिर एशिया से आगे जजीरों तक गए। इसी तरीके से वो अमेरिका की तरफ भी गए, रशिया से होते हुए, और यहाँ पर भी हमें लगता है कि उन्होंने कश्तियों को ईजाद कर लिया था। और ये कैसे लगता है, इसकी मिसाल मैं आपको एक आइलैंड जो कि जापान का आइलैंड है, इसका नाम है इशिगाकी आइलैंड, इसकी एक गार से दूंगा जहाँ पर हमें बहुत से होमो सेपियंस के फॉसिल्स मिले। 19 होमो सेपियंस के स्केलेटन मिले हैं और हमें ये लगता है कि ये स्केलेटन तकरीबन 20,000 से 27,000 साल पुराने। इन स्केलेटन्स को जब देखा गया और इन पर रिसर्च की गई तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा डॉक्टर नियोमी डॉय को, जिनका ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कब्र है और उन्होंने इन स्केलेटन्स को 3D प्रिंटिंग की मदद से और बहुत से सॉफ्टवेयर्स की मदद से दोबारा बनाया। और यहाँ पर हमें नज़र आया कि इनके कानों के बीच में एक मखसूस हड्डी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स रखती थी। मैं आपको ये हड्डी यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि कान के अंदर होती है और ये उनके अंदर होती है जो कि स्विमर्स होते हैं, जो कि पानी में तैरते हैं। तो ये एक एविडेंस था कि ये होमो सेपियंस जो कि इशिगाकी आइलैंड से हमें जिनके फॉसिल्स मिले हैं, ये स्विमर्स थे। अब इस आइलैंड का ताइवान से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। तो आखिर ये होमो सेपियंस किस तरीके से इस आइलैंड तक पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिस पर रिसर्च की जा रही है। इन फॉसिल्स पर जब रिसर्च की गई तो हमें यह भी पता चला कि इनकी जीन्स साउथ एशियंस के साथ मिलती है। इसका मतलब यह है कि ये लोग ताइवान से ही यहाँ पर आए थे। हमने ताइवान का जायज़ा लिया और वहाँ पर एक गार जिसे बेक्सियन केव कहा जाता है वो हमें मिली।
वहाँ पर भी हमें बहुत से ऐसे आसार मिले जो कि हमें बताते थे कि यहाँ पर होमो सेपियंस रहते थे। मज़े की बात यह है कि वहाँ पर हमें जो वॉल आर्ट मिली, जो गारों के अंदर ड्राइंग मिली, वो निएंडरथाल से भी 2000 साल पुरानी थी। तो पहले ये समझा जाता था कि निएंडरथाल ने वॉल आर्ट्स को ईजाद किया, शुरू किया, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये काम इन होमो सेपियंस ने किया जो कि निएंडरथाल से 2000 साल पहले ही ताइवान की गारों में ये पेंटिंग्स और ये आर्ट्स बना रहे थे। साइंसदानों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ताइवान का रुख किया और वहाँ के समंदर को पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमें पता चला कि वहाँ पर एक चैनल है जिसे ब्लैक चैनल कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ये ऐसा चैनल है जिसमें पानी का बहुत तेज़ फ्लो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। और ये कैसे मालूम किया? उन्होंने बहुत बड़े बड़े हवा से भरे फुटबॉल, जिन्हें बॉयज़ कहते हैं, वो वहाँ पर फेंके और उनको देखा कि वो किस तरफ को फ्लोट करते हैं। तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। आप देख सकते हैं कि कोई भी बॉय जापान के इस आइलैंड की तरफ नहीं गया, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ चले गए। इसका मतलब ये है कि अगर होमो सेपियंस तैर कर जाने की कोशिश करते तो ये चैनल उनके लिए बहुत मुश्किल बना देता कि वो उस आइलैंड तक पहुंच सकते। उसके साथ साथ ताइवान की गारों से हमें ट्यूना फिश की बोन्स मिली। ये ऐसी मछली है जो कि डीप समंदर में, गहरे पानी में रहती है। तो हम ये भी जान चुके थे कि ताइवान से जो फॉसिल्स मिले हैं वो होमो सेपियंस किसी ना किसी तरीके से कश्ती की मदद से समंदर, गहरे समंदरों में भी जाते थे। तो ये दो बहुत ज़्यादा बड़े एविडेंस थे जो कि हमें नज़र आए, और इससे साइंसदानों का ये ख्याल है कि आज से 40,000 साल पहले होमो सेपियंस बोट की टेक्नोलॉजी को, कश्ती की टेक्नोलॉजी को ईजाद कर चुके थे। डॉक्टर यूसुके कैफू, जो कि जापान के एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने सोचा कि वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि होमो सेपियंस किस किस्म की कश्ती से ताइवान से इशिगाकी आइलैंड की तरफ गए। तो उन्होंने उस ज़माने के औज़ारों को सबसे पहले सोचा और उनकी मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से डायरेक्शंस के अंदाज़े लगाने भी शुरू किए। तो जब उन्होंने पहली बोट बनाई, कश्ती बनाई, जो उनके ख्याल में होमो सेपियंस ने बनाई होगी, वो सरकंडों की थी। उस कश्ती को, जो कि रीड मेस की कश्ती थी, 2016 में उन्होंने पानी में डाला ताइवान से। लेकिन ये कश्ती बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, अनस्टेबल थी, और ये पानी के, ब्लैक चैनल पानी के बहाव के साथ साथ नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो गई। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। 2018 में फिर उन्होंने बांस लिए बड़े बड़े और उनकी कश्ती बनाई। उनका ये ख्याल था कि होमो सेपियंस शायद बांस से बनी हुई कश्ती के ज़रिए उस आइलैंड तक पहुँचे हैं, और फिर उस कश्ती से सफ़र किया गया। लेकिन वो कश्ती बहुत ज़्यादा स्लो थी और बीच में कई मरतबा रात आ जाती थी और बादल आ जाते थे, जिसकी वजह से वो समत भटक गए और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। 2020 में फिर उन्होंने अपनी तीसरी और आखिरी अटैम्प्ट में उनको एक औजार से मदद लेनी पड़ी। ये है एक एंशिएंट कुल्हाड़ा। उन्हें बहुत से ऐसे एंशिएंट कुल्हाड़े ताइवान की गार से मिले जिसके आगे शार्प पत्थर थे और पीछे लकड़ी लगी होती थी, और उसके ज़रिए होमो सेपियंस कश्तियाँ बनाते थे, हमारा ये ख्याल है। उन्होंने ऐसे ही कुल्हाड़े लिए और उनके ज़रिए बड़े बड़े दरख्तों को काटा और उनके स्टेम्स को, उनके तनों को अंदर से खुरचा, हॉलो किया। एक एक मीटर जितना बड़ा तना था और वो एक कश्ती की शक्ल इख्तियार कर गया। और फिर इस कश्ती पर उन्होंने सफ़र किया और कामयाब हुए। वो इशिगाकी आइलैंड तक पहुंच चुके थे और अब वो ये जान चुके थे कि होमो सेपियंस ने सबसे पहली कश्ती बनाई होगी वो इन बड़े बड़े दरख्तों के तनों से बनाई होगी। लेकिन कश्ती से हटकर अगर हम रशिया की तरफ ट्रैवल करें, क्योंकि यही वो वक्त है जब हमें वहाँ से भी फॉसिल्स मिल रहे हैं होमो सेपियंस के, तो हम जाते हैं रशिया की साका रिपब्लिक स्टेट में। बहुत ही ठंडी जगह है, बर्फ़ से भरी हुई जगह है, जहाँ पर दिन में -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर हमें बहुत से होमो सेपियंस के फॉसिल्स मिले।
अब आपका ख्याल ये होगा और आपकी सोच ये होगी कि होमो सेपियंस गर्म इलाकों से, एशियाई इलाकों से इतने ठंडे इलाके में क्यों गए? क्योंकि जब ये परमाफ्रॉस्ट, ये बर्फीली ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है तो यहाँ पर हमें मैमथ के और बड़े बड़े जानवरों के फॉसिल्स भी मिलते हैं और उसके साथ साथ हमें होमो सेपियंस के फॉसिल्स भी मिले। तो हम समझ चुके थे कि होमो सेपियंस इन जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ पर गए, खाने के लिए वहाँ पर गए, क्योंकि बर्फ़ में जानवर को ढूंढना आसान है। बर्फ़ के जानवरों के साइज़ भी बड़े थे, बर्फ़ में जानवर इतने आराम से छुप नहीं सकते थे और उनके गुज़रने के निशानात भी वाज़े होते थे। इसलिए होमो सेपियंस ने बर्फ़ का इंतखाब किया, ऐसे इलाकों का इंतखाब किया जो बहुत ठंडे थे और वहाँ पर जाके शिकार करना शुरू किया। लेकिन अब वो तो इतनी ठंड में ज़िंदा रहने के आदी नहीं थे, इसलिए उन्हें लिबास की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी। और लिबास की टेक्नोलॉजी कैसे बनाई, उसके लिए हमें मिली 103 हड्डियों से बनी हुई सुइयाँ, बड़ी बड़ी सुइयाँ जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये वो निडल्स थी जो वहाँ से मिली और इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कपड़े सीते थे और पेवंदकारी करते थे और सर्दी से बचने के लिए 10-10 सेंटीमीटर लंबी ये सुइयाँ बनाकर अपने गर्म कपड़े बनाते थे। गोया के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखाया गया है कि ये सुइयाँ बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा महारत चाहिए। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि अगर आप एक बंदे को MRI मशीन में बिठाकर उसको वीडियोस दिखाएं और वो वीडियोस हों पत्थरों के टूल्स बनाने की, पत्थरों से मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स बनाने की, तो जब साइंसदान ने MRI स्कैन्स देखे तो उन्हें एक ख़ास किस्म का हिस्सा दिमाग का रोशन होता नज़र आया जो कि प्रोसेसिंग कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये वो हिस्सा था जो कि लिंग्विस्टिक्स के लिए है, जो कि ज़ुबान के लिए है। बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंसदानों का भी ये ख्याल है कि टूल मेकिंग से, औजार बनाने से इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग के उस हिस्से को निखारा जो कि ज़ुबान के लिए था। इसलिए नियांडरथाल जिनके टूल्स बहुत सिंपल थे वो ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तरक्की ना कर सके, और होमो सेपियंस जिनके टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे उन्होंने ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो ज़ुबान कहीं ना कहीं इन टूल्स के बनाने से इंसान ने हासिल की। लेकिन जो जो होमो सेपियंस नए नए टूल्स बनाते जा रहे थे, वेपन्स बनाते जा रहे थे, उसी तरीके से हमें ज़मीन के उस वक्त में जानवर आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते दिखाई दे रहे थे। बड़े बड़े जानवर ख़त्म होते जा रहे थे और उसकी वजह आज हमें नज़र आ रही है कि होमो सेपियंस उन जानवरों का, उन दरख्तों का शिकार कर रहे थे, दरख्तों को आग लगा रहे थे और ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे थे, जिससे ज़मीन की एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो गई और आज तक वो चेंज हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी और आपने साइंटिफिक नुक्ता नज़र भी खुले दिल से देखा होगा और उस पर सोचा होगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको साइंसी नुक्ता नज़र बताना था ताकि उर्दू ज़ुबान में भी इस नुक्ता नज़र को बयान किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।